प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, यानी करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का स्टडी करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। सबसे पहले और स्टेट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनका एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ वो देखिए। उन्होंने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड इट, अपने चारों ओर। यानी किसी वायर में अगर आप करंट देते हैं तो अपने चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर उन्होंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन करंट। जितना ज़्यादा आप करंट देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में बनेगा। चलिए तीसरा क्या उन्होंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि आप करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसी कंडक्टर में या किसी कॉइल में। लास्ट पॉइंट क्या है? अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई मूविंग चार्ज है, यानी कोई चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। देखिए यहाँ एक आपको कंपास, मैग्नेटिक कंपास नीडल दिख रहा होगा और यहाँ एक वायर है, उसमें स्विच लगा है, बैटरी लगा है। जैसे ही स्विच ऑन किया तो आप जानते हैं पॉजिटिव से करंट निकलता है। करंट इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। और आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ में जाता है। यानी नॉर्थ को डॉट बोलते हैं और साउथ को क्रॉस बोलते हैं, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्थ पोल को डॉट से इंडिकेट करते हैं क्योंकि वहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है निकलता है, और साउथ को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं क्योंकि वहां जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आता है वहां से, है ना। यानी नॉर्थ से आपको आउटगोइंग होता है और साउथ में इनकमिंग होता है। अब देखिए करंट, अगर करंट कैरिंग, है ना, कंडक्टर से अगर करंट जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आगे आपको इसे हम बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको डिस्कस हम कर देते हैं। तो इस साइड क्रॉस बनेगा और इस साइड डॉट बनेगा। तब ये डॉट क्रॉस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये मैग्नेट जो है ऐसे हो जाएगा। और ये, है ना, इधर क्रॉस बन रहा है वायर के, उस साइड पूरा डॉट बन रहा है, तो ये क्रॉस क्रॉस इसको रिपेल करेगा। तो ये साइड क्या होगा? नीचे झुक जाएगा और ये साइड ऊपर चला आएगा, है ना। अगर मान के चलिए बैटरी का अरेंजमेंट बदल दिए, करंट, है ना, पॉजिटिव इस साइड हो गया, निगेटिव इस साइड हो गया, पॉजिटिव साइड से करंट इस साइड से आना शुरू हो गया। अब इस साइड से करंट आएगा तो, है ना, इस साइड से आएगा तो इधर क्रॉस बनेगा, इधर डॉट बनेगा कॉइल के कारण। और हम आपको बता चुके कि नॉर्थ को आप डॉट लीजिएगा और साउथ को क्रॉस लीजिएगा। तो क्रॉस, है ना, पूरे डॉट डॉट बन रहे हैं कॉइल के कारण, तो क्रॉस डॉट अट्रैक्ट करेगा और डॉट डॉट रिपेल करेगा। तो ये मैग्नेट जो है ऐसे हो जाएगा, है ना। साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल रिपेल हो जाएगा। तो इससे यह प्रूव्ड हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट से प्रोड्यूस होता है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता। तो यही ऑरस्टेट का एक्सपेरिमेंट था। कंक्लूजन हम बता चुके, बाकी डायग्राम हम आपको दिखाए हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, पॉजिटिव से जिस तरह से वेव निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, उसी तरह डॉट से क्रॉस के तरफ जाता है। डॉट, है ना, डॉट को आप नॉर्थ मान लीजिएगा, क्रॉस को आप साउथ मान लीजिएगा, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, डॉट को, है ना, पॉजिटिव है ना से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह डॉट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, है ना। डॉट को नॉर्थ बोलते हैं, साउथ को क्रॉस बोलते हैं।
अब देखिए क्रॉस क्रॉस ऐड हो जाता है और क्रॉस डॉट एक दूसरे है ना वो क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे 3 क्रॉस है और 1 डॉट है ना, तो ये दोनों मिलकर 2 क्रॉस हो जाएगा। 2 क्रॉस है और एक है ना प्लस 1 क्रॉस है, तो ये दोनों ऐड होके 3 क्रॉस, यानी सिमिलर में ऐड होगा और डिसिमिलर में वो क्या होगा, घट जाएगा। इसका यूज होगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, इसको है ना इस डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स ने एक रूल दिया, पहला स्नो रूल है ना। कह रहा इफ द करेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कह रहा अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है इन अ वायर, वायर में ओवर द मैग्नेटिक नीडल द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। कह रहा है कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो है ना नॉर्थ पोल जो होगा वो डिफ्लेक्टेड होगा वेस्ट में। स्नो रूल के लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट में। चलिए ये डायग्राम में देखिए करंट साउथ से नॉर्थ आता है तो ये जो है नॉर्थ पोल वो वेस्ट के तरफ जाता है, और जब करंट नॉर्थ से साउथ जाता है तो ये नॉर्थ पोल ईस्ट के तरफ आता है। तो ये डायग्राम से स्नो रूल्स जो है वो क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज अ स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील। कह रहा है ना करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट के आसपास है ना अराउंड चारों तरफ ऐसा स्पेस जहां जहां आपको मैग्नेटिक फोर्स फील होने लगे तो उस फील्ड को क्या बोलेंगे, उस रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मान के चलिए एक कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना दूर है, अगर इसके समीप आप कोई मैग्नेट को लाइएगा है ना तो आपको क्या होगा, एक फोर्स का फील होने लगेगा। तो है ना जिस रीजन में ये फोर्स का फील होने लगे उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको बी से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट इसका टेस्ला होता है ना। और इसको वीवर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। डायमेंशन एम A-1 T-2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ, अभी तक जितना भी कैलकुलेशन हुआ उसमें सिर्फ ये बताया गया कि करंट में फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग कॉइल में। अब कितना मैग्नीट्यूड में फील्ड होता है, कितना करंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो है ना बायो सावर्ट ने क्लियर पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया है। तो बायो सावर्ट्स का स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट लेंथ sin theta between dl and inversely proportional to the square of distance। कह रहा है कि मान के चलिए कोई करंट कैरिंग कॉइल है, कोई वायर है जिसमें करंट है ना। अब कोई पॉइंट P है, वहां से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का होगा, डीएल का होगा, स्मॉल लेंथ का और एंगल्स का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो है ना सब कुछ को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो के ले लिए आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू हम लोग यहाँ रख दिए म्यू नोट बाय 4 इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। के को बोलेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया डी बी इजकल टू म्यू नोट बाय 4 आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ थीटा क्या है, डी एल और आर वेक्टर के बीच का एंगल्स है ना। आर वेक्टर क्या है, डिस्टेंस है, ये जिस पॉइंट पर आपको निकालना हो उस पॉइंट से और कॉइल के बीच का डिस्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीएस में के का वैल्यू 1 होता है और एसआई में के का वैल्यू 10⁻⁻7 वीबर पर है ना एम्पियर मीटर होता है।
म्यू नोट को बोलेंगे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द एयर और वैक्यूम। म्यू नोट आप बहुत पहले भी यूज कर चुके हैं। इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वीवर पर एम्पियर मीटर होगा। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर, है ना, आर का होल क्यूब। आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जब हम हटाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू। तो फिर ये आर से एक, है ना, क्यूब कट जाएगा, फिर यही फॉर्मूला, है ना, पीछे वाला फॉर्मूला फिर से आ जाएगा। चलिए, बायो सावर्ट्स का यूज बहुत है, इससे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं। अब कह रहे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए बहुत सारा रूल्स है। तो पहला रूल्स है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। ठीक है, अब मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल क्या है समझेंगे। मैक्सवेल, है ना, इन्होंने बताया है कि मान के चलिए किसी कॉइल में करंट है, सबसे पहले आप स्क्रू लीजिए। अब इसको जो है ऐसे घुमाइए कि करंट के डायरेक्शन में स्क्रू जाए। मान के चलिए करंट नीचे जा रहा है तो इसको ऐसे घुमाएंगे कि स्क्रू टाइट हो जाए और वो अंदर की तरफ जाए, है ना। तो जिस डायरेक्शन में इसको घुमाने से वो ये स्क्रू करंट के डायरेक्शन में जाएगा, वही जो है सर्कुलर डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द इमेजिन अ राइट हैंडेड स्क्रू placed along current carrying linear conductor be rotated such that the screw moves in the direction of flow of current, then the direction of rotation of thumb gives the direction of magnetic lines of force। अब देख लीजिए, अच्छा डायग्राम है। ये मान चलिए स्क्रू है और ये करंट का डायरेक्शन है। अब इसको ऐसे घुमाएंगे कि स्क्रू नीचे की तरफ जाए। तो जिस तरह, है ना, जिस डायरेक्शन में घुमाने में स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा वही डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऐसे ही मान के चलिए करंट ऊपर है, तब स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे कि ये जो है ऊपर की तरफ जाए, यानी खुले। अब जिस जिस डायरेक्शन में घुमाने में हमारा स्क्रू खुल जाए, यानी करंट के डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, वही सर्कुलर डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल है राइट हैंड थंब रूल। तो अब देखिए, कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस रूल द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट द थंब ऑफ द हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, देन द डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कह रहा है कि वायर में करंट, है ना, प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट के तरफ आप थंब रख दीजिए राइट हैंड का और अपने उंगली को मोड़िए। जिस डायरेक्शन में उंगली मुड़ रहा है वही डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है राइट हैंड थंब रूल ऑफ सर्कुलर करंट। मान के चलिए सर्कुलर कॉइल में करंट है ना, तब हमको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल निकालना है। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन circular conducting coil is in the direction of holding fingers of right hand, then the direction of magnetic field will be the direction of stretched thumb। चलिए, राइट हैंड थंब रूल ऑफ सर्कुलर करंट को हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखिए, ये एक कॉइल है जिसमें करंट पास हो रहा है ऐसे। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अपने हाथ को, राइट हैंड को इस तरह से मोड़ेंगे कि हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में जाएगा और ये 4 फिंगर जो मुड़ा हुआ है ये हमको मैग्नेटिक का फील्ड बताएगा। इस तरह से आप हाथ को घुमाते जाइए और ये 4 फिंगर जो है, 4 फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो क्लियर हो गया कि आप, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए डायग्राम में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कह रहा है, इफ इन स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच दैट फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड व्हाइल थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्मल टू द पाल्म विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, राइट हैंड पाल्म रूल को अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड का 3 फिंगर, थंब और 2 फिंगर को इस तरह से रखेंगे
कि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, है ना। तो हम सबसे पहले मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो हम, है ना, देखेंगे कि जो हमारा थंब था वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और जो हमारा, है ना, बीच का मिडिल फिंगर है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या करता है, शो करता है। तो इस तरह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए नोट में देखते हैं, कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, है ना। कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड आउट द प्लेन ऑफ द पेपर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। मान के चलिए ये हमारा कोई प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर आ रहा है, तो इधर डॉट होगा जिधर से बाहर निकल रहा है, और जिधर आ रहा है उधर क्रॉस होगा, है ना। डॉट से याद रखिएगा निकलता है, क्रॉस में जाता है। इन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। क्रॉस में मान चलिए क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या कैसे होगा, इधर से, है ना, इधर से इसमें आएगा ऐसा, यानी मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रहा है, इसका मतलब इधर क्रॉस है ऐसा। कर मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अब मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ कौन सा फील्ड होगा, डॉट होगा, है ना। अब डॉट, है ना, डॉट क्रॉस का ऐसे याद रखिएगा, मान के चलिए किसी कॉइल से करंट जा रहा है, तो आप करंट के तरफ जाते हुए फील कीजिए कि करंट पर आप चल रहे हैं। आपका जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर डॉट हो जाएगा, जिधर राइट हैंड होगा उधर क्रॉस हो जाएगा, यानी आपका राइट हैंड की तरफ क्रॉस होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ डॉट होगा। तो ये सबसे आसान रूल्स है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। यानी मैं एक बार फिर देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है डॉट क्रॉस, तो सबसे पहले जिस कॉइल में, है ना, करंट है उस पर आप अपने आप को चलते हुए इमेजिनेशन कीजिएगा। जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर डॉट होगा, जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर क्रॉस होगा। तो इस तरह से आप किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड डॉट क्रॉस देखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। मान के चलिए किसी, है ना, बहुत सारा क्या है कॉइल्स है और हमको एक साथ सबका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, सब अलग अलग इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड निकाल के सबको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। या एक कॉइल डिफरेंट स्टाइल से हो तो हम क्या करेंगे, हर कॉइल का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। मान के चले इतना दूर का अलग निकाल लिए, 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 फिर इसका अलग निकाल लिए, सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब कह रहे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है, कह रहे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द करंट। याद रखिएगा, मान के चले इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और ऐसे करंट यहीं से मूव कर रहा हो, उसी लाइन में हमारा पॉइंट भी हो, तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। या मान के चलिए हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकालना और कॉइल इधर, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना हो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये देख लीजिए, मान के चलिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट है, सीधा है, और हमको यहाँ पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, ये आर लेंथ पर है, तो ये एंगल मान के चलिए θ1 है और ये एंगल θ2 है, और एक इनर एंगल लेते हैं, आउटर एंगल लेते हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा, B = μ0/4πr cos θ1 माइनस cos θ2। तो अगर कॉइल से हमारा एंगल्स दिया रहे तो हम लोग कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको उस पॉइंट से एंगल दिया रहे, मान के चले ये कोई पॉइंट है, ये करंट कैरिंग कॉइल है और हमको जो है ये एंगल दिया है, ये आर डिस्टेंस है,
ये एंगल दिया अल्फा और ये एंगल दिया बीटा, या अल्फा 1 अल्फा 2, है ना। तब हम लोग अगर पॉइंट से एंगल दिया रहे तो हम लोग साइन का फॉर्मूला लगा के किसी भी क्वेश्चन को बना लेंगे। म्यू नोट बाय 4 पाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अब कह रहे फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, अगर कोई वायर का है ना लेंथ फिक्स नहीं हो या ऐसे डॉट डॉट दिया रहे तो आप इसको इनफाइनाइट वायर समझिएगा। और इसमें जो है इनफाइनाइट वायर में एंगल जो है पाई बाय 2 लेते हैं। रीजन क्या है कि मान के चलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वायर है तो धीरे धीरे जो आप एंगल बनेगा वो एकदम 90 के आसपास बनेगा, है ना, टर्मिनल पर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 को 90 के बराबर लेते हैं और फाइनल हमारा आंसर हो जाता है म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर। चलिए अब कह रहा है फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, मान के चलिए लेंथ हमको फिक्स है ना, और ये परपेंडिकुलर एकदम बीच में हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ हमको फिक्स है और बीच में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान चलिए आधा लेंथ एल है और आधा लेंथ यहाँ से यहाँ का लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ का लेंथ भी एल है, और हमको मिडल में निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर 12 अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इससे है ना मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। या अगर हमको एंगल्स मालूम हो तो 12 बाय रूट अंडर एल स्क्वायर आर स्क्वायर ये साइन थीटा बन जाएगा। तो हमारा एक और फॉर्मूला बनेगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूला हमारा है ना ये बन जाएगा। सबसे ज़्यादा यूजफुल ये फॉर्मूला है। चलिए कर एट द पॉइंट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ सेमी इन्फिनाइट वायर, मान के चलिए है ना पी एक सेमी इन्फिनाइट, एक साइड इन्फिनिटिव हो और एक साइड इसका लेंथ फिक्स हो, किसका, कॉइल का, करंट कैरिंग कॉइल का, तो है ना, और एक एंड के एकदम सामने पी पॉइंट हो जिस पॉइंट पर हमको निकालना है, तो एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और ये इन्फिनाइट है इसलिए ये एंगल पाई बाय 2 हो जाएगा। तो एक साइड 0 रख दीजिएगा साइन में, एक साइड पाई बाय 2 रख दीजिएगा, तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर। कर 8 पॉइंट नोट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ सेमी इन्फिनाइट वायर, मान के चले ऐसा भी हो सकता है कि एकदम है ना एक साइड के एकदम सामने नहीं हो, थोड़ा सा ऊपर हो और सेमी इन्फिनाइट वायर हो, एक साइड इन्फिनिटिव है और एक साइड ये वायर का लेंथ फिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल तो पाई बाय 2 लेंगे जिधर इन्फिनिटिव है और दूसरा एंगल्स को मान लेते हैं अल्फा, है ना। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई साइन पाई बाय 2 प्लस साइन अल्फा, है ना। पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2 90 डिग्री। तो हमारा फाइनल ये है ना फॉर्मूला बन जाएगा, इससे निकाल लेंगे। फॉर सर्कुलर आर्क, अब सर्कुलर आर्क के लिए देखिए मान के चलिए कोई सर्कुलर आर्क है और उसमें आई करंट जा रहा है और हमको पी पॉइंट पर इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दोनों टर्मिनल से हम इसको क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। और जब आप जानते हैं कि है ना सर्कुलर आर्क है तो रेडियस ही बराबर ही होगा। अब ये एंगल मान के चलिए थीटा एंगल बनाएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नोट आई थीटा बाय 4 पाई आर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, सर्कुलर आर्क के लिए बन जाएगा। अब मान के चलिए सर्कुलर रिंग हो, कोई रिंग हो सर्कुलर और उसमें करंट क्या हो रहा हो, प्रोड्यूस हो रहा हो और हमको निकालना हो इसके सेंटर पर आर रेडियस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए टोटल एंगल 2 पाई बन रहा है तो यहाँ थीटा की जगह 2 पाई रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नोट आई 2 पाई बाय 4 पाई आर, है ना। अब कह रहा है एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। तो चलिए डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये हमारा कोई पॉइंट है और यहाँ से एक्सियल पॉइंट पर हमको निकालना है। तो ये सेंटर है, सेंटर से इसका एक एक्सिस है तो ये इसका रेडियस आर मान लिए, ये लेंथ को एक्स मान लिए और है ना ये इसको स्मॉल आर मान लिए इस लेंथ को। तो पैथागोरस लगा के हम लोग आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये निकाल लेंगे। अब यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये डीएल लेंथ यहाँ से हम लोग कट कर लिए
तो डीएल लेंथ में है ना, डीएल लेंथ का डीबी है ना, स्मॉल लेंथ का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हो गया डीबी कॉस थीटा, और ये भी हो गया डीबी कॉस थीटा, और ये है ना इसका कंपोनेंट, यहाँ दोनों का कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। ये कॉस थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और हम लोग डीबी साइन थीटा से कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डीबी साइन थीटा, है ना। अब डीबी का फॉर्मूला बायो सावर्ट से हम लोग लगा लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। अब साइन है ना, यहाँ देखिए वेरिएबल्स यहाँ क्या है, डीएल है, यानी वेरिएबल्स है लेंथ। तो हम लोग क्या कर दिए, साइन थीटा का पहले वैल्यू निकालिए। साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेनियस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो हम लोग साइन थीटा को हटा करके क्या कर देंगे, है ना, ये आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, है ना, स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। उसके बाद है ना, यहाँ वेरिएबल डीएल है, तो हम लोग एल को 0 से पाई आर, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या करना है, सरकमफ्रेंस लेना है, लेंथ लेना है, तो कितना हो जाएगा पाई आर, है ना। चलिए, तो ये 0 से पाई आर इसका लेंथ वेरिएबल हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये आया 2i पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 म्यू नोट बाई 4 पाई। अगर मान के चलिए आर बहुत ज़्यादा हो और एक्स बहुत छोटा हो, यानी ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, यानी सेंटर पर अगर हमको निकालना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे। तो एक्स का वैल्यू 0 यहाँ कंसीडर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर, है ना। ये सेंटर का फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सर्कुलेटरल लॉ कह रहे द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। कह रहा है कि कोई क्लोज लूप से, मान चलिए क्लोज लूप है और इस होके कितना लाइन है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो होगा वो इक्वल होगा म्यू नोट इंटू आई टोटल करंट और म्यू नोट के, है ना, इंटू मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टेटमेंट एक बार फिर देख लेते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द क्लोज लूप, ये क्लोज है ना, क्लोज लूप में ही वैलिड है, इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ द करंट, यानी जितना लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होगा म्यू नोट टाइम्स है ना, म्यू नोट टाइम्स टोटल करंट के बराबर होगा। तो हो जाएगा ये क्लोज इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। तो होगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नोट इंटू आई नेट। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा हमको लगाना पड़ता है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डीएल कॉस थीटा इजकल टू म्यू नोट आई नेट। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसको है ना, इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। सिमेट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, जब करंट कैरिंग कंडक्टर सिमेट्री हो तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने में एम्पियर सर्कुलेटरल लॉ का यूज करते हैं। चलिए यहाँ डायग्राम देख लीजिए, मान के चलिए कॉइल है, ये आई करंट है और इसके चारों तरफ क्या है, ये है ना एम्पियर से एक लूप ले लिए आर डिस्टेंस का। तो आप इलेक्ट्रोस्टैट में जो रोल गॉसेस थ्योरम का है, वही रोल्स यहाँ क्या है, एम्पियर्स सर्कुलेटरल लॉ का है। तो वहाँ हम लोग गॉसेस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे। यहाँ इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सोलेनॉइड कह रहा है व्हेन ए कंडक्टिंग वायर रिमेन्स वार्प्ड क्लोजली आइदर ऑन ए इंसुलेटिंग रॉड और कंडक्टिंग रॉड फ्रॉम द हेलिक्स, its length very large as compared to its diameter, it is known as solenoid। कह रहा है कि जब हम लोग कोई है ना तार को
किसी इंसुलेटिंग रॉड के चारों तरफ हेलिक्स मतलब स्प्रिंग जैसा, है ना, क्या करते हैं, लपेट देते हैं, और उसका जो रेडियस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है डायमीटर से, है ना, रेडियस उसका जो डायमीटर होता है कम होता है, लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड बोलते हैं। डायग्राम में आप देख लीजिए, ये मान के चलिए हमारा कोई रॉड है और उसके ऊपर ये कंडक्टिंग कॉइल जो है लपेटा हुआ है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। तो कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। मैग्नेटिक फील्ड आउट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। अब यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको, कैपिटल एन हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स कॉइल उसमें लपेटा गया है उसको लेते हैं, उसको कैपिटल एन लेते हैं। स्मॉल एल हो गया लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, आर हो गया स्मॉल आर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, ए हो गया स्मॉल ए जो हो गया रेडियस ऑफ वायर हो गया, जो वायर उसमें लपेटते हैं उसका रेडियस, और स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ, यानी एन बाई एल या ए 1/2a। तो है ना, इसको याद रखिएगा, कैलकुलेशन में काम देता है। चलिए, है ना, ये देख लीजिए, ये जो है सोलेनॉइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हम डायग्राम में आपको, है ना, बता चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेशन करना है। मान के चलिए कोई सोलेनॉइड है ना, ऐसा। अब इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कह रहा है एक कॉर्नर पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एन म्यू नोट आई बाई 2, है ना, कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एन म्यू नोट आई बाई 2, है ना। अब मान के चलिए, है ना, सेंटर पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है। मान चलिए ये सोलेनॉइड है और इसके बीच सेंटर पर हमको क्या करना है, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो उसका हो जाएगा एन म्यू नोट आई, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी छोटा एन का वैल्यू हमको हो जाएगा बड़ा एन बाई एल, है ना, म्यू नोट आई। तो अब यहाँ देखिए हमको इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बोर्ड में पूछता है इसलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान के चलिए कोई सोलेनॉइड है ना, उसमें ये कॉइल लपेटा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पियर्स लूप ले लेते हैं। तो एम्पियर्स लूप ऐसा लूप हो जाएगा, ये पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस एक लूप ले लिए। तो अब हमको क्या होगा, पी क्यू आर एस का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो, है ना, वो म्यू नोट आई नेट होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, उसको हम लोग को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी, है ना। अब ये देखिए पी से क्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट, है ना, बी डॉट डी एल, उसको हटाएंगे तो क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा। थीटा यहाँ जीरो होगा क्योंकि यहाँ क्या हो गया, करंट भी उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, तो थीटा जीरो हो गया। अब दूसरा, है ना, क्यू से आर, क्यू से आर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्यू से आर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ कॉस 90 डिग्री हो गया। फिर ये देखिए ये एंटी पैरेलल है, आर से एस, ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल है तो इसका एंगल 180 हो गया। फिर ये देखिए एस से पी, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो इसका एंगल 90 डिग्री हो गया। तो है ना, फाइनल हम कैलकुलेट करें तो cos 90 जीरो होता है, और आर से एस जो है आउटसाइड है सोलेनॉइड का, तो इसमें क्या होगा, आउटसाइड सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। बाकी हमारा कैलकुलेशन जो होगा सिर्फ इसके कारण होगा। तो हमारा फाइनल हो गया पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इजकल टू बी एल, है ना, ऐसा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट किए तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया बी इजकल टू एन म्यू नोट आई नेट, ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। तो एक्सप्लेनेशन का प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, तो आपको याद हो जाएगा, बोर्ड में बहुत पूछता है। चलिए, कह रहा ट्रॉयड, ट्रॉयड क्या कह रहा है, द सोलेनॉइड इज ज्वाइन एंड इज नोन एज ट्रॉयड। अगर सोलेनॉइड का एंड को जोड़ दिया जाए, दोनों किनारा को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ट्रॉयड बन जाएगा। डायग्राम देख लीजिए, देखिए ये देखिए सोलेनॉइड जैसा ही है लेकिन पूरा गोल है, तो ये क्या हो गया,
ये ट्रॉयड हो गया, है ना। तो कह रहा है इन द ट्रॉयड कंडक्टिंग वायर क्लोजली बॉन्डेड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग रिंग वेरी क्लोजली, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स एक्सियली, इसमें क्या होता है कि दोनों एंड बहुत क्लोजली रहता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सियली रहता है, यानी एक्सिस पर रहता है। तो इसमें देखिएगा कुछ इंडिकेशन है, आर आई को बोलते हैं इनर रेडियस, आर ओ को बोलते हैं आउटर रेडियस, आर एम को बोलते हैं मिड मीन रेडियस, जो दोनों के सम है के हाफ के बराबर होता है, और कैपिटल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, जो 2 पाई एन आर एम के बराबर होता है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, है ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना मिडल में ही रहता है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि बी वेक्टर डॉट डी एल इजकल टू म्यू नोट आई नेट, तो फाइनली बी इजकल टू हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2 एन आई बाई आर एम। आर एम क्या हो गया, मीन रेडियस हो गया। करे फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय ट्रॉयड एंड आउटसाइड द ट्रॉयड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। करे मैग्नेटिक फील्ड जो है ट्रॉयड के आउटसाइड में क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज द नेट करेंट इनक्लोज इन दीज स्पेस आर जीरो, क्योंकि नेट करंट जो होता है उस स्पेस में जीरो होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।